हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से आज मेरे अपने और आपके यूट्यूब चैनल प्यारा सा BCSP यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। और क्या हाल चाल है? आशा होगा कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 10 क्लास में पढ़ रहे हैं और 2026 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं। साथ ही ये वीडियो तो आज फिर से एक नया सेट लेकर उपलब्ध है जो सबसे VVI आज का सेट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछने वाला भी सेट है। प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम जो बच्चे NMMS की जो तैयारी कर रहे हैं, नेशनल मीन्स मेरिट कम स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसलिए आप सभी बच्चे पूरे वीडियोस को देखेंगे क्योंकि एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज का वीडियो को करेंगे शुरू। चैप्टर का नाम रहेगा, टॉपिक्स का नाम रहेगा धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल ना होगा ये। और इसको हम लोग जितने क्वेश्चंस इससे बनते हैं हम लोग टोटल क्वेश्चन इस पे देखने वाले हैं मेटल और नॉन मेटल चैप्टर से। ठीक है, तो देर ना करते हुए करें शुरू क्वेश्चंस को। चलिए, आपके स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन आ गया है और पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक कहलाते हैं कि सहसंयोजी कहलाते हैं कि विद्युत संयोजी कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं, बताना है अपना क्वेश्चन को। क्लियर? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं कार्बनिक, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिस चीज में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जैसे मान लीजिए कि Na+Cl का हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो वो NaCl जो बनता है, Na2 और Cl2, यहाँ NaCl बनता है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है, जब भी इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसमें याद रखिएगा एक वो धातु होता है और दूसरा अधातु होता है। एक धातु दूसरा अधातु, तभी इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इससे जो बना यौगिक होता है इसको हम लोग कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का ही दूसरा नाम होता है वैद्युत संयोजी यौगिक। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक भी कहा जाता है। नाम याद कर रखिएगा। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? अगर जिस बच्चा को फॉर्मूला याद होगा वो रासायनिक नाम आसानी से बता सकता है। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या होगा? आप लोग आसानी से बताइए। बुझा हुआ चूना, हम आपके सामने इसका फॉर्मूला लिख देते हैं। जब चूना बुझ जाएगा तो उसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। अब कम से कम इसके अगर हिंट से अगर आप लोग बता सकते हैं कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो आप लोग बता दीजिए। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कमेंट्स में जरूर कीजिए। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देख रहे बबुआ, यहाँ Ca ये हो गया, OH का यहाँ हो गया होल ट्वाइस, तो ये है कैल्शियम और ये है हाइड्रोक्साइड। तो एक पर क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? जल में डुबोकर किसको रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को, आयोडीन को, गंधक में। ये बताना है किसको जल में डुबा कर रखा जाता है। ये VVI प्रश्न है, ये कहीं भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो प्रश्न संख्या आपके पास 3 है और 3 का बताना है सही जवाब क्या होगा। जल में डुबोकर किसको रखा जाता है बताइए। जो बच्चे स्कॉलरशिप वाले होंगे वही बता देंगे, जो 10 क्लास के बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे अच्छे से वो बता देंगे। जल में डुबोकर किसको रखा जाता है? कमेंट्स नाउ फास्ट। देखिए, सबसे अगर इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ है ना जो कम टेम्परेचर पर भी क्या होता है, जल जाता है, तो वो है श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस की कहानी ये है कि हल्का भी टेम्परेचर इसको मिल गया ना, मतलब ये रूम टेम्परेचर पर ही आग पकड़ लेता है, लेकिन ये पानी में इसको इसलिए डुबोकर रखा जाता है कि ये पानी में रिएक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को ही जल में डुबोकर रखा जाता है ताकि टेम्परेचर उसमें इसका कम रहेगा और आग नहीं लगेगा। ठीक है, अन्यथा ये याद रखिएगा कम टेम्परेचर पर ही क्या होता है, आग पकड़ लेता है। इसलिए पहले इसका इस्तेमाल माचिस बनाने में किया जाता था, लेकिन अब नहीं किया जाता है क्योंकि ये बहु ज्वलनशील पदार्थ है। अगला प्रश्न पे बढ़ चला जाए। प्रश्न अगला है, 4 नंबर आपके पास स्क्रीन पे, अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाता है? जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित जो अशुद्धि होती है
उसको हम लोग क्या कहते हैं, धातुमल कहते हैं, अधात्री या गेंग कहते हैं, या खनिज कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग आराम से इसको बताइएगा, मतलब कोई सोचने की जरूरत नहीं है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहा जाता है, बताइए। प्रश्न संख्या 4 है। देखिए, जो हम लोग नीचे से अयस्क निकालते हैं ना, जो खनिज निकालते हैं, और जिस खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा होती है, जिस खनिज में धातु की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, मेटल की मात्रा ज्यादा होती है, तो वही खनिज अयस्क कहलाता है। वही खनिज क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। चूंकि नीचे से कोई भी सामान निकलेगा तो उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धि तो होबे करेगा, तो उस अशुद्धि का नाम होता है गेंग या अधात्री। गेंग या अधात्री, या इसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं रे बाबू? इसको मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है। और खनिज के बारे में बताइए कि ये भूपरपट्टी से प्राप्त किया हुआ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें धातु की मात्रा होती है, वो खनिज होता है। अयस्क क्या होता है? जिस खनिज में धातु की मात्रा ज्यादा हो वह खनिज अयस्क कहलाता है। उसका नाम का प्रमोशन केवल कर देना है, और उसमें जो अशुद्धि होता है उसको गेंग या अधात्री कहता है। एकदम बढ़िया से इसको याद करके रखना है। क्लियर? प्रश्न 5वां आपके स्क्रीन पर है बबुआ। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? इसमें से बताइए। सोडियम, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम, किसको आप आसानी से काट सकते हो? आपको यहां बताना है किस धातु को आप आसानी से चाकू से काट सकते हो, इसके बारे में आपको बताना है। किस धातु को आप आसानी से काट सकते हो? सोडियम, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम, कौन ऐसा धातु है जिसको चाकू, तो सबसे मुलायम धातु जो होता है वो कौन होता है? सोडियम होता है। सोडियम, पोटेशियम, ये जो ऐसी धातुएं हैं जो ये मुलायम होती है, और इसको हम लोग तेज धार वाले चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो सोडियम आंसर याद रखिएगा, ये आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 है। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है? देखिए, सोना का डायरेक्ट आभूषण तैयार नहीं किया जाता है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाया जाता है। आपको बताना है कि उसमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है। क्या Fe माने लोहा होता है, Cu माने कॉपर होता है, Zn माने जिंक होता है, Ag माने सिल्वर होता है। इसमें से बताना है कि कौन सी धातु मिलाया जाता है और मिलाकर मिश्र धातु तैयार किया जाता है। इसका जवाब बताना है क्या होगा, बताइए। सिक्स नंबर प्रश्न आपके पास था, इसका सही जवाब बताना है। कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? Fe, लोहा मिलाया जाएगा, सोना में लोहा मिलाया नहीं जाएगा। कॉपर, जिंक, चांदी, तो जिंक को भी छांट दीजिए यहाँ से, और लोहा को भी छांट दीजिए यहाँ से। बच गया हमारे पास दो, कॉपर और सिल्वर माने चांदी। तो अब बताइए, कॉपर और चांदी में सबसे ज्यादा आजकल का मिलाने वाला जो चीज है वो एक्चुअल में है क्या? तो याद रखिएगा, उसमें कॉपर मिला दिया जाता है। ठीक है। और कॉपर मिलाकर क्या किया जाता है? ओकरा को मिश्र धातु तैयार किया जाता है। समझा गया? तांबा की मात्रा उसमें क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। क्लियर हो गया? क्लियर? चलिए, सिलिकॉन एक है। सिलिकॉन यानी SI क्या है? अगर मेरा पहले का लेक्चर अगर कोई बच्चा अगर देखा होगा तो उसको ये जानकारी होगी कि सिल्वर क्या है। धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है, क्या है? अधातु, धातु, मिश्र धातु, उपधातु, इस सब में से क्या है सिलिकॉन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। हम 7 उपधातु का नाम आपको बताए थे, अर्सजेलियस, साइमंड्स का सबसे तेज बैट पीओ, ये एक ट्रिक था। अर्सजेलियस, तो अर्सजेलियस में AS और GE, और सैनिक और जर्मन एथी जर्मेनियम, अर्सजेलियस। साइमंड से ले लीजिए SI यानी सिलिकॉन, SB से ले लीजिए एंटीमनी, T से टेलुरिनियम, B से बोरॉन, P से पोलोनियम। ये ऐसे 7 तत्व है जिसको हम लोग उपधातु कहते हैं। क्या कहते हैं? उपधातु। और यहाँ पे पूछा ना कि सिलिकॉन क्या है, इसमें से कोई भी निकाल कर दे देगा, पूछेगा कि ये क्या है। ये 7 का नाम आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। क्लियर हो गया? प्रश्न आगे बढ़ा चला जाए। अगला प्रश्न कह रहे हैं, 8वां नंबर आपके स्क्रीन पर है। विरंजक चूड़ का रासायनिक सूत्र बताना है। विरंजक चूड़ को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताना है क्या होता है।
CaO क्या कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्या कैल्शियम क्लोराइड होता है, CaOCl क्या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, या CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीडाइक्लोराइड होता है, क्या होता है आपको सही जवाब बताना है। आप पढ़े ओढ़े होंगे तो समझ में आएगा। इस विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका इस्तेमाल कीड़ा मकोड़ा वगैरह को मारने में किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर आसानी से मार्केट में मिल जाता है। आप अस्पतालों के पास चाहे जहाँ पे कचरा उचरा लगता है वहाँ पे उजला उजला पाउडर टाइप का छिड़काव देखे होंगे, यही होता है ब्लीचिंग पाउडर। आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट्स फास्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, नाम याद करके रखना है CaCl2, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ चला जाता है। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। अम्लराज जिसको हम लोग एक्वारेजिया भी कहते हैं, वह दो पदार्थ से मिलकर बना होता है, एक HCl और HNO3। आपको बताना है कि इसका रेशियो क्या होता है। आपके सामने ऑप्शन है 2:2, 1:2, 1:3, 3:1। फटाक देकर बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का जवाब क्या होने वाला है, इसका रेशियो क्या होता है। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है, जल्दी से बताइए। पिछले लेक्चर में हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, जो एनिमेस के बच्चे होंगे वो फटाक फटाक बता देंगे। 3:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अम्लराज में इसका जो रेशियो होता है वो 3:1 होता है। आप इसका जवाब याद करके रखिएगा। क्लियर हो गया। चलिए प्रश्न आगे हम लोग बढ़ते हैं। 10 नंबर आपके पास यहाँ प्रश्न है, अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परमाणुओं का अनुपात क्या होता है। अमोनिया का बाबू फॉर्मूला होता है NH3 होता है। तो अब इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु का अनुपात क्या है भाई, आप देखकर अब बता लो। 1:3 है कि 3:1 है कि 1:2 है कि 2:1 है। तो भाई तो 2:2, 1:2 का तो काम चल नहीं रहा है। मामला है 1 और 3 का, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3 है। अब इन दोनों में से आपको पकड़ लेना है कि क्या होगा। 10 नंबर प्रश्न है, आप सोचिएगा तो इसका जवाब आप बता दीजिएगा कि इसका जवाब क्या होने वाला है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है 3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो जवाब होगा 1:3 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 11 नंबर है, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है। आपको बताना है कौन धातु है। जिसको परमाणु संख्या याद होगा ना, वही पकड़ पाएगा कि कौन धातु है। ठीक है, परमाणु संख्या के हिसाब से। यहाँ पे 8 दिया है, 8 किसका होता है भाई, 9 किसका होता है, 12 किसका होता है और 6 किसका होता है। अब बताइए, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग किया है ABCD, कोई किसी भी एलिमेंट्स का नाम नहीं लिखा है, कोडिंग किया है। आप एटॉमिक नंबर के आधार पर आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि नीचे वाला जो होता है वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला जो होता है वो एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो आप बताइए 8, 9, 12, 6। तो देखिए 8 किसका होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, तो ऑक्सीजन धातु नहीं है। 9 क्या होता है, 9 बताइए, फ्लोरीन, यह भी धातु नहीं है। 12 मैग्नीशियम, 6 कार्बन। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है यही धातु है, कार्बन ये भी धातु नहीं है। अर्थात इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या हम लोग 12 नंबर बढ़ते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्रण को क्या कहते हैं। कभी भी याद रखिएगा, अगर किसी भी मिश्र धातु में एक पारा हो और दूसरा कोई भी अगर धातु मिलाकर अगर बनाया जा रहा हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं। इसका जवाब बताना है, कांसा, सोल्डर, पीतल या अमलगम। सही आंसर बताना है क्या हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न रहेगा वो प्रश्न में आपका जवाब क्या होने वाला है, ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे बताना है। तो कभी भी याद रखिएगा, पारा के साथ जब कोई अन्य एक मिश्र धातु, कोई भी धातु अगर मिलाइएगा तो उसको हम लोग अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न आपके पास एकदम सिंपल सा प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। प्लास्टिक, आयोडीन, गंधक, ग्रेफाइट। आपको बताना है कि किसमें इलेक्ट्रिक पास कर जाता है, प्लास्टिक में कि आयोडीन में कि गंधक में कि ग्रेफाइट में। जो बच्चे सही से पढ़े होंगे ये इसका जवाब आसानी से बता देंगे, किसमें इलेक्ट्रिक पास आसानी से कर जाता है। आप पेंसिल का नोक में जो आप देखते हो भैया, उसके अंदर वह ग्रेफाइट लगा रहता है, और ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चलन करता है। ये अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इलेक्ट्रॉन फ्री रहने की वजह से ये ग्रेफाइट क्या करता है, धातु का माने विद्युत का सुचालक होता है, इसमें इलेक्ट्रिक आसानी से पास कर जाता है। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 14 पे हम लोग आ जाते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन धातु सर्वाधिक तन्य है। तन्य का मतलब कि सबसे डक्टिलिटी का गुण सबसे ज्यादा किसमें, जिसको तान तान कर खींच कर आप पतला से पतला लंबा वायर बना सकते हो भाई, है ना। तो ये सबसे ज्यादा गुण किसमें पाया जाता है, सोना में पाया जाता है, तांबा में पाया जाता है, लोहा में पाया जाता है, जस्ता में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, सबसे ज्यादा तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, सोना में पाया जाता है। याद रखिएगा, 1 ग्राम सोना को आप पता होना चाहिए कि कम से कम 2 किलोमीटर तक तान कर पतला से पतला
वायर बना सकते हैं। कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। याद रखिएगा 1 ग्राम सोना, इतना तन्यता का गुण इसके अंदर पाया जाता है। कह रहा है अगला प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलेय है, वह तत्व निम्नलिखित में से कौन है? वह तत्व मतलब कौन है? वो धातु के साथ अभिक्रिया, धातु जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है और उच्च गलनांक वाला हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला क्या बना रहा है? कंपाउंड तैयार कर रहा है, और ये जल में क्या है? विलेय भी है। तो आपको बताना है कि आखिर ये तत्व है कौन। प्रश्न 15 है, क्या ये सिलिकॉन है? तो ये कह रहा है, पहले ही बोल दिया कि धातु है, तो भैया सिलिकॉन तो धातु है नहीं। अब कह रहा है कार्बन है, तो कार्बन तो धातु है नहीं, हटा दो यार। बच गया कैल्शियम और लोहा, तो दोनों ये धातु है। तो लोहा जो होता है कभी भी अगर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये तो ऑलरेडी खराब हो जाता है, जंग लग जाता है, समझा गया ना। तो इसमें सही आंसर क्या मिलने वाला हम लोग का? कैल्शियम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी 15 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है जब इसको जल से हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना कहा जाता है। क्लियर हो रहा है? और वही पानी में घुल जाता है। समझा गया बात मेरा? प्रश्न संख्या 16 है, मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का, कॉपर का, लोहा का और आपका सोना का। मालाचाइट यहाँ पे बोल दिया है, मालाकाइट भी लिख देता है, मालाचाइट को मालाकाइट भी लिखता है कहीं कहीं, ठीक है। तो 16 नंबर प्रश्न आपके पास है और बताना ये किसका अयस्क है। याद रखिएगा ये होता है कॉपर का अयस्क। क्लियर हो गया? किसका अयस्क है? कॉपर का, ठीक है। प्रश्न संख्या 17 आपके पास है और कह रहा है लोहे पर लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा जो होता है उसके ऊपर जिंक का एक लेयर चढ़ा दिया जाता है। समझा गया? क्या किया जाता है? कोटिंग कर दिया जाता है, लेयर चढ़ा, ताकि लोहा में जंग न लगे। जैसे आप साइकिल का रिंग देखे हो, उस पे चढ़ा हुआ होता है, साइकिल का हैंडल देखे उस पे चढ़ा हुआ होता है। बताना है कि ये प्रोसेस कहलाता क्या है? विद्युत लेपन कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, विद्युत अपघटन कहलाता है, या गैल्वेनीकरण कहलाता है? लोहा पर जिंक परत को लेपित करना यानी चढ़ाना क्या कहलाता है? प्रश्न संख्या 17 है आपके पास और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। हमेशा याद रखिएगा जब भी लोहा पर जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है इस प्रोसेस को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्लियर हो गया? 18 नंबर प्रश्न सबसे सिंपल है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? यानी सोडियम को Na कहते हैं और इसका एटॉमिक नंबर बता दीजिए कितना होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर बताइए इसका कितना होता है सोडियम का। 17 होता है, 20 होता है, 11 होता है, 14 होता है। याद रखिएगा सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। क्लियर? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होगा? 11। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है तो इसकी संयोजकता क्या है? देखिए एक सिंपल सा प्रश्न फिर आपके पास डाल दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन। कह रहा है कि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या अगर 12 है तो आपको बताना है कि इसका संयोजकता क्या होगा। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? इसका जवाब बताना है क्या होगा। मैग्नीशियम यहाँ पे परमाणु संख्या कितना हो गया? 12। इसको करो 2 8 2, लास्ट में कितना आया? 2 आया आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2। मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। 20 नंबर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, फटाक देकर देखा जाए। निम्नलिखित में से किस धातु का विस्थापन उसके लवण की विलयन से लोहा द्वारा होता है? अब बताओ उसके लवण की विलयन से लोहा उसको क्या करता है? विस्थापित करता है। क्या तांबा करता है, तांबा के वाला करता है, या सोडियम से करता है, या कैल्शियम वाला विलयन से करता है, या मैग्नीशियम से करता है? किसके साथ लोहा का रिएक्शन कराया जाता है ताकि उसके धातु का विस्थापन उसके विलयन वाले लवण वाले विलयन से कर देता है? लोहा करता है। आपको बताना है। 20 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब बताइए क्या होने वाला है। फटाफट देखिए फॉर्मूला आपको रिएक्शन बताते हैं। Fe प्लस CuSO4 ये कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया। जब इससे रिएक्शन कराते तो ये बनता है FeSO4 और Cu बाहर आ जाता है। इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट के विलयन यानी तांबा वाले के लवण का विलयन में रिएक्शन जब लोहा से कराते हैं तब लोहा उसको मारकर भगा देता है ना, और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। ये विस्थापन अभिक्रिया भी कहलाता है। क्लियर हो गया? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं? एक देखिए किरणें 2 तरह का होता है, एक कैथोड होता है और एक क्या होता है? एनोड होता है। तो कैथोड और एनोड के बारे में बताना है। तो कैथोड किरणें हमेशा निगेटिव होती है, एनोड किरणें हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होता है। और निगेटिव जो कैथोड किरणें होता है ना, इस कैथोड निगेटिव किरण को इलेक्ट्रॉन कहते हैं और जो पॉजिटिव एनोड किरण होता है इसी को कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास क्या पूछा था? कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहता है? तो जाहिर सी बात है कैथोड किरण निगेटिव होता है और कैथोड किरण को हम लोग इलेक्ट्रॉन ही कहते हैं, इसलिए इसका 21 का नंबर जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? प्रश्न संख्या 22 आपके पास है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है?
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में, देखिए अधातु पूछा है, बहुत कंफ्यूजन करता है एग्जाम में क्वेश्चन, नॉन मेटल की बात कर रहा है। तो देखिए सल्फर और सोडियम, ये तो पहले पहले ही इसको हटा दीजिए कि ये तरल अवस्था में नहीं होता, लिक्विड अवस्था में नहीं होता है। पारा और ब्रोमीन ये दोनों लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन प्रश्न देखिएगा, पारा धातु होता है और ब्रोमीन अधातु होता है। तब पारा आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पारा यहाँ पे धातु के लिए लिक्विड हो जाएगा और ब्रोमीन अधातु के लिए हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जवाब तो ब्रोमीन होगा, लेकिन अगर यहाँ पे धातु पूछता तो क्या हो जाता, पारा हो जाता। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 23 से निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। अरे भाई फटाक देकर पकड़ लो, अभी जस्ट इसी लेक्चर में आपको ट्रिक बताया है और आपको पकड़ना है। क्या लोहा है, क्या कॉपर है, क्या निकेल है, या आर्सेनिक है। तो हमने शुरुआते का ट्रिक थे अर्जिलियस, अर्जिलियस में एस ऐसे ही पहले ही आ जाता है, यानी आर्सेनिक जो होता है यह उपधातु है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर आपके पास यहाँ पे प्रश्न है और ये प्रश्न कह रहा है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है, इस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा। तो अब सिंपल बात है यार, इस सबको जोड़ दीजिए। जब भी अगर इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिया जाता है ना, तो इसको जोड़ दीजिए। 2, 8, 10 और 10 और 7 कितना होता है, 17। तो इसमें 17 ऑप्शन में ये है, मार दीजिए इसका सही जवाब। इतना आसान प्रश्न आता है, थोड़ा सा सेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, प्रश्न अगला है भैया, प्रश्न कह रहा है कि ड्यूलेरामीन, ड्यूलेरामीन किस धातु का मिश्र धातु है, किसका मिश्र धातु है। क्या लोहा का है, टीन का है, एल्युमिनियम का है, या कॉपर का है। आपको बता रहे ड्यूलेरामीन किसका मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 25 है और इसका जवाब बताना है क्या है। तो जब भी ड्यूलेरामीन, एल्युमिनियम यानी एल्युमिनियम, ड्यूलेरामीन ये नाम से खप रहा है, तो एल्युमिनियम का यह मिश्र धातु होता है। आपको हमेशा इसको याद करके रखना है, किसका मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का। क्लियर हो गया। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है। सोडियम फास्फेट क्या Na-PO4 होता है, क्या Na3PO4 होता है, या Na2PO4 का होल थ्राइस होता है, या Na2PO4 होता है। सब में थोड़ा थोड़ा का अंतर है और पकड़ने आपको आना चाहिए कि इसका सही जवाब क्या होगा, सोडियम फास्फेट का सही सूत्र क्या होता है। प्रश्न संख्या 26 है और इसका सही जवाब हो जाएगा Na3PO4 सोडियम फास्फेट का सूत्र होता है। सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ है, ये कोई बच्चा ना बताया तो भाई क्या बताया। सबसे कठोर प्रकृति का पदार्थ कौन है, चांदी, सोना, हीरा, लोहा। सबसे कठोर विश्व का, अभी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ, सबसे कठोर तत्व है कौन भाई, सारे बच्चों को याद होगा, हीरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हीरा। क्लियर हो गया। कह रहा है जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, क्या मैग्नीशियम का है, या जिंक का है, या पीबी यानी प्लम्बम का है, या एयू। पीबी यानी यहाँ पे लेड हो गया, पीडी रहता तो प्लंडन होता, और यहाँ पे एयू क्या हो गया, सोना। आपको बताना है 28 नंबर प्रश्न, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, और क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 28 नंबर है, बताना है सही से। जब नाम है इसका जिंक ब्लेड तो सोचने की आवश्यकता नहीं, जेडएनएस जिंक ब्लेड का फॉर्मूला होता है, और जेडएनएस को हम लोग जिंक सल्फाइड भी कहते हैं। तो भाई जेडएन तो पहले ही इसमें आ गया, तो इसलिए इसका आंसर जेडएन ही हो जाएगा, यानी जिंक हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या आपके पास 29 नंबर ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, सोडियम का है, कि कॉपर का है, कि लोहा का है, कि एल्युमिनियम का है। 29 नंबर प्रश्न है और आसानी से पकड़ने की कोशिश करना है। आप बताइए फटाक देकर क्या होगा। अगर बताइए कि अगर एल्युमिनियम का गलनांक अगर सबसे कम होता तो क्या इसका वायर में इस्तेमाल करते हैं। लोहा का गलनांक सबसे कम होता तो कहीं भी इसका फ्रेमिंग बनाने में चाहे कुछ भी इस्तेमाल किया जाता। कॉपर का भी वायर बनाया जाता है। क्या सोडियम का वायर बनाते हुए कभी सुने हैं। सोडियम को भाई आसानी से आप चाकू से काट सकते हैं, इसका मतलब सबसे नॉर्मल यही होता है, तो सबसे कम गलनांक भी सोडियम का होगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न है सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। एयू का एटॉमिक नंबर बताना है कितना होता है। देखिए क्वेश्चन आसान है और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 23 होता है, कि 43 होता है, कि 79 यानी 79 होता है, या 80 होता है। बताना है एयू कितना होता है। प्रश्न संख्या 30 है आपके पास और इसका सही जवाब बताना है क्या होगा। सोना का परमाणु संख्या 79 यानी 79 होता है। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 31 आपके स्क्रीन पे है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है। जो धातु का क्रियाशीलता होता है उसका सही क्रम क्या है आपको बताना है। तो धातु की क्रियाशीलता जो बच्चा याद किया होगा है ना, वो आसानी से पकड़ लेगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील, पहले बताओ धातु कौन होता है, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन करता है। 31 नंबर प्रश्न आपके पास है और बताना है। सोडियम, मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक, उसके बाद कॉपर। याद रखिएगा सबसे ज्यादा क्रियाशील तो सोडियम हो गया, बारी आता है उसके बाद मैग्नीशियम का, उसके बाद होता है जिंक, उसके बाद होता है कॉपर। आप क्रियाशीलता, धातु की क्रियाशीलता को आपको लिस्ट दिखा दिया जाएगा, उस लिस्ट को अगर लाइन से याद कर लीजिएगा तो इस तरह का जितना प्रश्न आएगा आप आसानी से बना सकते हैं। कर सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। अरे देखो क्वेश्चन को कितना मस्त रिपीटेशन किया, अभी जस्ट इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा
क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है, इसमें सबसे फ्रंट पे किसको रखा, सोडियम को। और देखो सक्रियता श्रेणी के निम्नलिखित में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है, सोडियम है, कॉपर है, सोना है और यहाँ पे Hg यानी मरकरी है। तो सबसे बताना है मतलब यहाँ पे कौन होगा। देखिए सोना तो भाई कम क्रियाशील है, कॉपर तो अभी जस्ट आपने पढ़ा कम क्रियाशील है, बच गया आपके पास मरकरी और सोडियम। इन दोनों में से क्या होगा, बस ऑप्शन को काटना सीख जाइए, समझ में आ जाएगा। तो अभी आप लोगों ने सोडियम उसमें से पढ़ाई कर ही रहे थे, तो सोडियम सबसे क्रियाशील धातु हो जाएगा। फिर से प्रश्न 33 नंबर आ गया, निम्नलिखित में से कौन अधातु है, निम्नलिखित में कौन अधातु है, कॉपर, फास्फोरस, Fe माने लोहा, Na माने निकेल, कौन है। तो देख रहे भैया, निकेल, लोहा, फास्फोरस, कॉपर। तो कॉपर तो धातु है, लोहा तो धातु है, निकेल भी धातु है, बच गया फास्फोरस। तो फास्फोरस क्या है, अधातु है। ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न को मारने सारे लोग को आना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस। क्लियर। कैल्शियम की परमाणु संख्या, कैल्शियम को Ca कहते हैं, इसका परमाणु संख्या बताइए, 12, 18, 20, 25 क्या होता है भाई, कैल्शियम का परमाणु संख्या बताना है। कम से कम आप 30 तक और कुछ आगे की इंपोर्टेंट एटॉमिक नंबर को याद करके रखिए, आपका एग्जाम जब भी होगा इसी के हिसाब से होगा, तभी आप बता पाइएगा, अन्यथा आप गड़बड़ कर दीजिएगा। यानी कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, याद रखिएगा। सी ये 20 होता है। 35 नंबर प्रश्न है, बोरान का परमाणु भार क्या है, बोरान का परमाणु भार बताना है। देखो क्वेश्चन को कैसे पलटा, परमाणु भार कर रहा है, तो बोरान का किसी को अगर परमाणु संख्या याद होगा तो वो बता देगा। बोरान का परमाणु संख्या, बी का परमाणु संख्या कितना होता है, 5। इसका परमाणु भार क्या होने की संभावना है भाई, परमाणु भार क्या होने की संभावना है, या तो 10, जो भी परमाणु संख्या होता है, सॉरी परमाणु दरमियान जो होता है हमेशा वो परमाणु संख्या के मतलब डबल होता है, नहीं तो उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे समाना क्या है, चूंकि ये जो एलिमेंट है वो शुरुआती का एलिमेंट है, तो ये कौन सा चीज फ्लो करता है आप बताओ, और ये नॉन मेटल भी है। तो 5 दूना 10, 1 11, ये नॉन मेटल है, और 5 दूना 10, 1 11 इसका क्या होता है, परमाणु भार होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आपके पास 36 यहाँ पे आ गया, कैलेमाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, कैलेमाइन, फिर से पकड़ना है, कैलेमाइन जिंक का है कि एल्युमिनियम का है कि लोहा का है या Hg का है। 36 नंबर प्रश्न आपके पास, और इसका जवाब बताना है क्या होगा। कैलेमाइन 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 किसका है, जिंक का, ठीक है, किसका है, जिंक का। आयोडीन युक्त नमक कौन है, जो हम लोग नमक खाने में इस्तेमाल करते हैं वो है कौन, NaCl। तो ठीक है भाई, NaCl का इस्तेमाल तो हम लोग करवे करते हैं, NaCl तो नमक का फॉर्मूला ही है, लेकिन आयोडीन वाला कौन चीज है, KiO3 है कि KIA है, या A और B दोनों है। 37 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बताना है क्या होगा। तो कंपनी जो होती है सब ये दोनों तरह की आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करती है, इसलिए A और B क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि जिसमें 90% कॉपर हो और 10% टीन हो उसका नाम क्या है, सोल्डर है, पीतल है, जर्मन सिल्वर है या कांसा है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पे है, चल रहा है, बताइए 90% Cu और Sn में उसका नाम बताइए क्या होगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इसको बोलते हैं कांसा। कॉपर और टीन को मिलकर बनता है क्या चीज, कांसा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, यशद पुष्प क्या है, यशद पुष्प ZnO है माने जिंक ऑक्साइड है कि जिंक सल्फाइड है कि ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड है या ZnSO4 या जिंक सल्फाइड है। 39 नंबर प्रश्न आपके पास है, और बताना इसका क्या होगा। ZnO को यशद पुष्प कहा जाता है, यानी जिंक ऑक्साइड को कहा जाता है। क्लियर हो गया। अगला करें, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 से 30 का संयोजकता क्या, अभी तुरंत आपको बताया तरीका 2, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग का प्रश्न क्या था, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो कैसे बनेगा ये, तो नॉर्मल वाला से याद रखिएगा, 2 8 8 1, 19 है पोटेशियम है, तो 8 2 10 और 10 और 9 कितना हो गया 19, इसके बारीक अक्षर में कितना गया 1, तो पोटेशियम का संयोजकता कितना हो गया 1, आपके ऑप्शन में है यो है, और ए नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। 40 का जवाब हो जाएगा आपका क्या, A1। क्लियर हो गया। प्रश्न संख्या 41 है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, किस बच्चे को याद होगा फ्लोरीन का परमाणु संख्या, 9 होता है कि 19 होता है कि 29 होता है कि 39 होता है, ये सब गलत है। 39 29 19 ये सब बड़ा सब एलिमेंट्स है, ये नहीं होता है। फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है आपके पास, 9 होता है, कितना होता है 9 होता है फ्लोरीन का परमाणु संख्या। क्लियर।
प्रश्न संख्या 42 की तरफ हम लोग बढ़ चले हैं। 42 है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। और देखिए अभी जस्ट आपने ऊपर पढ़ा, अगर ट्रिक लगाओगे तो भाई इसका बता दोगे। सबसे अधिक क्रियाशील ऑप्शन के अनुसार बताना है यहाँ पे कौन है, और 42 नंबर क्वेश्चन है। देखिए सोना सबसे कम क्रियाशील होता है, किसी से रिएक्ट नहीं करता है। उसके बाद बारी आता है चांदी का, सोना का जैसा ही चांदी होता है, ये भी बहुत कम क्रियाशील होता है। पारा जो इसके बाद का बारी आता है। कॉपर थोड़ा रिएक्ट ज्यादा कर लेता है ना, इसलिए इसका सबसे अधिक क्रियाशील इस ऑप्शन के अनुसार होगा कॉपर। क्या होगा, कॉपर। क्लियर। प्रश्न संख्या ये 43, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। विद्युत अपघटन जब हो रहा होगा है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त कहां से होगा, एनोड पर होगा कि कैथोड पर होगा कि दोनों पर होगा, इनमें से कोई नहीं। 43 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, इलेक्ट्रॉन मुक्त कहां से होगा, एनोड पे। किस पे होगा, विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होगा वो किस पर होगा, एनोड पे होगा। ठीक है। अगला प्रश्न 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अधातु चमकीला है। अधातु है लेकिन चमकीला है भाई, कौन सा ऐसा धातु है। क्या आयोडीन है, क्या सल्फर है, क्या या ब्रोमीन है, या सेलेनियम है। बताना है कि कौन ऐसा धातु है जो चमकीला होता है। देखो धातु तो चमकीला होता है, समझ में आता है, लेकिन कौन ऐसा अधातु है जो चमकीला है, वो इसका जवाब क्या होने वाला है। तो आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन वो चमकीला होता है, इसलिए 44 का जवाब आपका हो जाएगा ए। आयोडीन जो होता है एक ऐसा धातु जो चमकीला है, और याद करके रखना है, बोर्ड मॉडल प्रश्न है भैया। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधातु अधिक क्रियाशील है। लो प्रश्न फिर से आ गया, कौन अधातु अधिक क्रियाशील है। ये पहले बात तक पहले ही क्वेश्चन लिखा है, अधातु अधिक क्रियाशील है में पहले कौन ऑप्शन में अधातु है, ये नहीं है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो यहाँ पे अधातु होगा नहीं, यहाँ पे होगा धातु। पहले ही क्वेश्चन गलत हो गया। अब बताना है कि कौन इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। तो देन देखिए फटाक देकर, अब बताइए इसमें से कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तब भैया सबसे क्रियाशील आप उस समय से पढ़ते आ रहे हो, एल्युमिनियम है कि सोडियम है कि कैल्शियम है कि मैग्नीशियम। आप फटाक देकर बता सकते हो इस प्रश्न का जवाब। ये 45 नंबर प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है, कौन हो जाएगा। उस समय से सोडियम 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 पढ़ते रहो, सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है सोडियम। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपके यहाँ पे है कि ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है भैया 8। इसके बाह्यतम कक्षा में पूछ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है, तो 2 6। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। कितना संयोजकता अगर पूछता तो हम लोग 2 मारते हैं, लेकिन कह रहे कि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो भाई 6 है। इसलिए 46 का कितना आंसर हो जाएगा, बी यानी 6 आंसर हो जाएगा। पीतल क्या है, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु की उपधातु है। जो पीतल का इस्तेमाल होता है, पीतल का बर्तन वगैरह जो बनता होता है, बताओ है क्या, वो क्या एक धातु है, नहीं। अधातु है, नहीं। उपधातु है, आप पढ़ में नहीं की उपधातु में, ये मिश्र धातु है, ये मिलाकर बनाया जाता है। तो आप लोग बताइए कमेंट्स में कि पीतल किससे किससे मिलकर बना हुआ है, पीतल किससे किससे मिलकर बना हुआ है। क्लियर। 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास सबसे सिंपल है, कौन सा अधातु, ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या है। ब्रोमीन अभी जस्ट ऊपर क्वेश्चन भी आया था, और क्वेश्चन यहाँ पे उलट के पूछ दिया। ब्रोमीन कौन सी जो अधातु है किस अवस्था में रहती है, क्या ठोस में रहती है, गैस में रहती है, द्रव में रहती है, या इनमें से कोई नहीं। किस अवस्था में रहता है ब्रोमीन, आपको बताना है। अभी हम लोग ने डिस्कशन किया था, द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास फिर से रिपीटेशन में, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। देखिए ये क्वेश्चन को भी हम लोग ने पढ़ा भी। लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। आयरन का मतलब लोहा, लोहा को चाकू से काट लीजिएगा, कॉपर को चाकू से काटिएगा, कैल्शियम को चाकू से। लिथियम 49 नंबर आपके पास प्रश्न है, लिथियम, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, 3 को याद रखिए, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये 3 ऐसे एलिमेंट्स है ना, ऐसे धातु है जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन लिथियम सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन आप हाफ सेंचुरी लगा लिए। आप कम से कम अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, कम से कम कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिए 10 क्लास के बच्चों के पास, और जो एनएस का तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके पास ये सारा वीवीआई प्रश्न कराएं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछने वाला प्रश्न होता है। प्रश्न अगला आपके पास 50 नंबर है, इसको यहीं तक करके आज किया जाएगा खत्म सेशन को। ठीक है। आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक जड्स, अभी हमने इस पर भी डिस्कशन कर दिया था। CH4 भाई, CH4 CO2 CaCl2 NH3 कौन होगा,
आयनिक यौगिक बनने के लिए हमेशा एक धातु चाहिए और दूसरा अधातु चाहिए, यानी नॉन मेटल, एक मेटल और एक नॉन मेटल, तभी हो पाएगा। भाई कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अधातु है, नहीं होगा। कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु है, आयनिक यौगिक नहीं होगा। कैल्शियम और क्लोरीन, तो कैल्शियम कैल्शियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु है। इसका मतलब कि ये दोनों मिलकर आयनिक यौगिक बनाया है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों अधातु, इसलिए ये सही नहीं हो जाएगा, यानी आयनिक यौगिक जो होगा CaCl2 हो जाएगा इसका सही जवाब। क्लियर। 51 नंबर क्वेश्चन जो आपके पास है, केवल स्क्रीन पर इसलिए इसको बता देते हैं। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ये क्वेश्चन जस्ट अभी आपको बार बार ट्रिक से बताया गया, जो लोग इसको देख रहे होंगे आप आसानी से बता दीजिएगा। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप लोग कमेंट्स में बताइए कि उपधातु कौन है, क्योंकि ये कितना बार क्वेश्चन हो गया और ट्रिक व्रिक भी सब आपको बता दिए। ठीक है, ये बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा, और इतना जो प्रश्न है सब मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, मिलेंगे फिर से इसी तरह का अगला, इसमें जितनी भी क्वेश्चन बाकी है फिर से अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 तैयार कर देंगे, मेटल और नॉन मेटल का। ठीक है, तब तक आप इसको बढ़िया से पढ़िए, याद बात कीजिए, आपके एग्जाम में आने वाला सब प्रश्न है। हम आपसे फिर से दोबारा मिलेंगे और अगले वीडियो के साथ अगले नए अंदाज में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,